हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MPSC 001 के प्रीवियस ईयर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चंस आपके जून एग्ज़ाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस का पेपर में आने के चांसेस 90% तो हैं ही। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है भारत और अफ्रीका के संबंध का विश्लेषण कीजिए। हाँ जी, क्योंकि आपको पता है कि MPSC 001 इंडिया एंड द वर्ल्ड का पेपर है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि भारत के अफ्रीका के साथ कैसे संबंध हैं, उनका आपको विश्लेषण करना है। सबसे पहले हम भारत और अफ्रीका के संबंधों के बारे में बताएंगे कि भारत और अफ्रीका के संबंध आखिर हैं कैसे। भारत अफ्रीका संबंध ऐतिहासिक और सामरिक दोनों दृष्टिकोणों से महत्वपूर्ण है। भारत ने स्वतंत्रता संग्राम में अफ्रीकी देशों का समर्थन किया था। आपको पता है कि जो महात्मा गांधी थे उन्होंने समर्थन किया था अफ्रीका में जाके, और दोनों के बीच सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंध मजबूत हुए हैं। व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग में वृद्धि हो रही है। भारत ने अफ्रीकी देशों को स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि में सहायता प्रदान की है। अफ्रीका भारत फोरम समिट जैसे मंचों के माध्यम से द्विपक्षीय संबंध और गहरे हुए हैं। यह सहयोग दोनों क्षेत्रों की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक मंच पर प्रभाव को बढ़ावा देता है। ये है हमारे आंसर लिखने का इंट्रोडक्शन। किसी भी आंसर के अंदर इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम देखेंगे कि भारत और अफ्रीका के संबंधों का विकास कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे ऐतिहासिक संबंध। भारत और अफ्रीका के बीच बातचीत का लंबा इतिहास रहा है, मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीकी तट को जोड़ने वाले व्यापार मार्गों के माध्यम से। जब आप मैप देखेंगे तो आपको मैप में यहाँ इंडिया दिखेगा और यहाँ अफ्रीका दिखेगा, ठीक है। और बीच में है आपका इंडियन ओशन। तो अब यहाँ से जो ये व्यापार मार्ग जा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ जा रहा है, व्यापार हो रहा है, तो वो सारे मार्गों के द्वारा हम क्या देखते हैं कि एक लंबा इतिहास है। यह ऐतिहासिक संबंध सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंधों का आधार बनता है, जो समकालीन संबंधों को प्रभावित करना जारी रखता है। तो जो हमारे उनके साथ पुराने रिलेशंस हैं, ऐतिहासिक रिलेशंस हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, और वो आज के जो रिलेशंस हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं। विउपनिवेशीकरण और दक्षिण दक्षिण सहयोग। विउपनिवेशीकरण और दक्षिण दक्षिण सहयोग के बारे में पढ़ते हैं। 20वीं सदी के मध्य में अफ्रीका में विउपनिवेशीकरण की लहर के बाद भारत ने अफ्रीकी देशों के स्वतंत्रता संघर्ष का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। औपनिवेशिक शासन के भारत के अपने अनुभव ने अफ्रीकी देशों को प्रभावित किया, जिससे मजबूत कूटनीति और राजनीतिक संबंध स्थापित हुए। तो स्टूडेंट्स, भारत ऑलरेडी उपनिवेशीकरण से जूझ रहा था। हम तो आज़ाद हुए थे, हमें पता था कि कैसे कैसे अंग्रेज़ों से निपटा जाएगा, तो हमने अफ्रीका वालों की मदद की, हमने उनके लिए अच्छे नीतियाँ बनाई, राजनीतिक संबंध बनाए। महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे भारत के नेताओं ने भारत और अफ्रीका के बीच एकजुटता और सहयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम देखेंगे हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन। गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात करना हमेशा ही इंटरनेशनल रिलेशंस में बहुत ही ज़रूरी रहता है। भारत और कई अफ्रीकी देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्य थे, जो शीत युद्ध के दौर से उभर रहा था। नैम का उद्देश्य देशों को तटस्थ बनाए रखने और प्रमुख शक्ति समूहों के प्रभाव से मुक्त होकर अपने स्वयं के विकास एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करना था। तो जो आपका नैम था, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसका काम था कि हम तटस्थ बने रहें, ठीक है, ये वर्ड आपको याद कर लेना है। उसका काम था कि हम तटस्थ बने रहें और अपने जो भी हमारी अपनी नीति है, अपने एजेंडे हैं, उनको हम पूरा करें। अभी हमने क्या देखा कि कहाँ कहाँ भारत अफ्रीका के संबंधों का विकास कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या कारण थे। अब हम देखेंगे सहयोग के क्षेत्र कि भारत और अफ्रीका एक दूसरे को कहाँ कहाँ सहयोग करते हैं। भारत और अफ्रीका के बीच सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में फैला है, जो साझा हितों, ऐतिहासिक संबंधों, पारस्परिक लाभों की मान्यता से प्रेरित है। सबसे पहले हम देखेंगे आर्थिक सहयोग, यानी कि इकोनॉमिक, जो कि आपकी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड होते हैं। आर्थिक सहयोग में पहला आता है आपका व्यापार और निवेश, ठीक है। व्यापार और निवेश,
भारत अफ्रीका में प्रमुख निवेशकों में से एक रहा है, जिसने दूरसंचार, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, कृषि और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश किया है। दोनों पक्षों का लक्ष्य द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना और अपने आर्थिक संबंधों में विविधता लाना है। दूसरा है आपका ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा, भारत तेल और गैस क्षेत्र में अफ्रीकी देशों के साथ साझेदारी करके अपनी ऊर्जा आपूर्ति को सुरक्षित करना चाहता है। इसमें तेल और गैस आयात के लिए दीर्घकालिक अनुबंध और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में सहयोग शामिल है। तो अगर आप केवल पॉइंट्स को याद रखेंगे और अंदर का अपने आप बना के लिख के आ जाएंगे एग्जाम में, फिर भी आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि तीसरा क्या है, कृषि और खाद्य सुरक्षा। भारत अपनी खाद्य सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए अफ्रीका की प्रचुर कृषि भूमि का लाभ उठाना चाहता है। कृषि अनुसंधान, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावना है। नेक्स्ट है हमारा खनन और खनिज संसाधन, जो कि आपका उसका ही पिछले वाले का ही पार्ट है, जो था आपका आर्थिक सहयोग। ठीक है, उसमें खनन भी आता है। खनिज संसाधनों से समृद्ध अफ्रीकी देश, आपको पता है कि जो अफ्रीका है वहाँ पे कई सारे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, इस क्षेत्र में भारत के साथ ऐतिहासिक भारत के उद्योग लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और जस्ता जैसे अफ्रीकी संसाधनों पर निर्भर हैं। हमारे जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो अफ्रीका पर निर्भर हैं। अफ्रीका से जो आने वाले हमारे खनिज हैं जैसे एल्यूमिनियम वगैरह, उस पर डिपेंड करते हैं। आगे देखते हैं सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच आदान प्रदान। अफ्रीका और भारत के लोगों के बीच कैसे आदान प्रदान होता है। सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक आदान प्रदान। आपको पता है कि भारत एक सॉफ्ट पावर देश है, जिसमें इसकी विविध सांस्कृतिक, पारंपरिक, चिकित्सा और योग शामिल हैं। अफ्रीकी देशों के साथ संबंध बनाने और उन्हें मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी जो सॉफ्ट पावर है। ठीक है, हमारा जो इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड में, उसको देखकर भी जो अफ्रीका के लोग हैं वो थोड़े से प्रभावित होते हैं। भारतीय प्रवासी, कई अफ्रीकी देशों में भारतीय प्रवासी जो हैं वो रह रहे हैं। ठीक है, जो कि हम उनके लिए एक ब्रिज का, एक सेतु का काम करती है। सांस्कृतिक समझ, आर्थिक सहयोग और लोगों के बीच संपर्क को बढ़ावा मिलता है। अब हम देखेंगे कि राजनीतिक और राजनयिक सहयोग क्या है हमारे। संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय मंच, भारत और अफ्रीकी देश आम चुनौतियों का समाधान करने और साझा हितों को बढ़ावा देने के लिए जब भी वो जाते हैं ना यूएन की बैठकों में, तो जो भारत है और अफ्रीका है वो एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ते हैं। शांति स्थापना और सुरक्षा, भारत अफ्रीकी देशों में संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना अभियानों में सक्रिय रूप से शामिल रहा है। ठीक है, जो भारत है वो हमेशा अफ्रीका की साइड रहता है, सैनिकों का योगदान देता है, क्षमता निर्माण, उनको ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देना। ठीक है, इन सब में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहा है। जलवायु परिवर्तन और सतत विकास, आपको पता है सतत विकास क्या होता है। सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हो सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपसे किसी और एग्जाम में पूछा भी जाए। ठीक है, सतत विकास का मतलब क्या होता है कि हम जो है अपना विकास ऐसे करें जिससे कि हमारा तो कोई नुकसान ना हो, हम भी संसाधनों को अच्छे से यूज़ करें और जो हमारे संसाधन हैं वो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। ठीक है, हमें ऐसा विकास करना है। तो भारत और अफ्रीका जो है सतत विकास, जलवायु परिवर्तन के जैसे मुद्दों पर भी बात करते रहते हैं अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से समूह मंच हैं जहाँ पे भारत और अफ्रीका मिलते हैं। जैसे कि पहला है भारत अफ्रीका मंच शिखर सम्मेलन। ठीक है, इसमें क्या होता है, IAFS भारतीय अफ्रीका सहयोग के लिए एक प्रमुख मंच है। यह भारत और अफ्रीकी देशों के बीच साझेदारी को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए समय समय पर आयोजित होने वाली शिखर स्तरीय बैठक है। पहली बार यह बैठक 2008 में नई दिल्ली में की गई थी और उसके बाद शिखर सम्मेलन अफ्रीका में आयोजित किए गए हैं। दूसरा है ब्रिक्स। स्टूडेंट्स, ब्रिक्स के ऊपर तो अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो फिर आप है ना ब्रिक्स की एक अलग से भी वीडियो देख लेना जिसमें ब्रिक्स के बारे में बताया गया होगा। तो जो ब्रिक्स है, भारत और अफ्रीका ब्रिक्स मंच के माध्यम से जुड़ते हैं, जो 5 उभरती हुई, जिसमें 5 बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। कौन कौन सी, ब्राज़ील, रशिया, चाइना और आपका दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये सारे हैं। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, एशिया, भारत और जापान के बीच एक ग्रोथ कॉरिडोर है। ठीक है, जिसका उद्देश्य एशिया और अफ्रीका में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है। यह अफ्रीकी देशों में बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण पर केंद्रित है। कहने का मतलब क्या है कि वहाँ पे जो बुनियाद है ना उनकी, जो उनका बेस है उसको स्ट्रॉन्ग करना है कि वहाँ पे डिजिटल कनेक्टिविटी हो, ठीक है, विकास भी हो जाए, सब चीज़ हो। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात भी कर लेते हैं।
तो भारत और फ्रांस द्वारा वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू गई यह एक पहल है। यह अफ्रीकी देशों सहित सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग, आपको पता ही है कि जो अफ्रीका है वहाँ पे जो सन की रेज हैं वो एकदम डायरेक्ट पड़ती हैं, तो वहाँ पे ना सोलर एनर्जी की चीज़ें डेवलप करना ना बहुत ही ईजी है। तो उससे रिलेटेड भी चीज़ें होती रहती हैं वर्ल्ड में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये संबंधित है बहुराष्ट्रीय कंपनियों से, यानी कि MNCs से। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जिनकी जो ब्रांचेज हैं वो अलग अलग कंट्रीज़ में स्थापित होती हैं। जैसे कि आप मैकडॉनल्ड्स को देख लो, मैकडॉनल्ड्स जो है वो हर एक आपको कंट्री में मिल जाएगा, तो मैकडॉनल्ड्स एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसी तरह से और भी कंपनियां हैं जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। आपको नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनके कुछ नाम बताने हैं आपको, ठीक है। अब आपको बताना है कि उनका क्या महत्व है, उसके बारे में चर्चा करें और उनका क्या प्रभाव है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव और महत्व कई स्तरों पे देखा जा सकता है। जैसे कि सबसे पहली चीज़ जो है कि वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लेके आती हैं हमारे लिए, ठीक है। विदेश का पैसा हमें डायरेक्टली हमें मिल जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको आप बोलते हो, FDI। निवेश से भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा आती है जिससे वित्तीय स्थिरता में वृद्धि होती है। यह निवेश जो है हम उससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, सर्विसेज ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो MNCs हैं उससे भारत का आर्थिक विकास होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है भारत की, ठीक है। कैसे? FDI के थ्रू, जब आपको फाइनली आपको मुद्रा मिल जाती है। दूसरा है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। MNCs अत्याधुनिक तकनीक और प्रबंधन के नवीनतम तरीकों को भारत में लाती हैं। अब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो MNCs के थ्रू वो कहाँ आ जाती है? आपके भारत में आ जाती है। आगे और बढ़िया रोज़गार मिलता है लोगों को, जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो इससे बेरोज़गारी में कमी आती है। वैश्विक नेटवर्क, MNCs भारतीय कंपनियों को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में शामिल होने का अवसर देती हैं, ठीक है। शिक्षा और कौशल विकास, कई सारे ना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी ये लोग खोल लेते हैं ताकि ये अपने लोगों को जॉब वगैरह दे सकें। स्थानीय कर्मचारियों के कौशल में सुधार करते हैं। उपभोक्ताओं को लाभ होता है क्योंकि इससे अच्छी क्वालिटी वाले उत्पाद और सेवाएं आती हैं इंडिया में भी, ओके। स्थानीय उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है। सामाजिक और पर्यावरणीय पहल, ये क्या है? कई MNC कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत सामुदायिक विकास, शिक्षा वगैरह में, इन सब में भी संलग्न, मतलब कि इन सब को भी करने में हेल्प करती हैं। इन सब पहलुओं के माध्यम से बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारतीय अर्थव्यवस्था के समग्र विकास और आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, जिससे देश की वैश्विक प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होती है। MNC के प्रभाव में के कुछ नकारात्मक पहलू भी हैं। कभी कभी वे छोटी स्थानीय व्यवसायों को प्रतिस्पर्धा से बाहर कर सकती हैं, ठीक है। इसका कुछ नेगेटिव भी बता देंगे हम, क्या होता है। जो छोटे मोटे उद्योग वाले होते हैं ना, उनको थोड़ा सा नुकसान होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जो कि बार बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और उसकी प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बताएंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन हमारा है क्या। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों को किसी भी प्रमुख शक्ति के प्रति प्रतिबद्धता से मुक्त रखना था। यह आंदोलन शीत युद्ध के समय उत्पन्न हुआ था, जब दुनिया दो प्रमुख गुटों में बंट गई थी। तो जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, इतना नुकसान हुआ कि उसके बाद ना वॉर करने की तो हिम्मत ही नहीं थी किसी की भी। तो जो दुनिया है ना, दो गुटों में बंट गई। एक गुट बन गया USSR, जिसे आज आप रशिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा गुट था आपका USA, अमेरिका। तो जो दुनिया के सारे देश थे ना, उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो अमेरिका US के गुट में चले जाएं या USSR के गुट में चले जाएं। तो भारत जो था उसको मिली थी नई नई आज़ादी। भारत अपनी नई नई आज़ादी को खोना नहीं चाहता था किसी भी गुट में शामिल होकर, ठीक है। तो उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो थे, उन्होंने कहा कि भैया हम तो चलाएंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नॉन अलाइन मूवमेंट। ना तो हम इसके साथ रहेंगे ना ही हम इसके साथ रहेंगे, ठीक है। हम अपना अलग ही रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटरनेशनल मुद्दों में बात नहीं करोगे, बातचीत सब होगी, लेकिन थोड़ा सा क्या रहेंगे, एक वर्ड आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वो था तटस्थ, ठीक है। तटस्थ रहेंगे। तो ये था आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना, ये मैंने आपको बता दिया है, कब हुई थी? 1961 में हुई थी, ठीक है। प्रतिबद्धता से मुक्त रखना था क्योंकि दुनिया दो गुटों में बटी थी, भारत तो किसी में जाना नहीं चाहता था।
अब गुट निरपेक्ष आंदोलन जो जवाहरलाल नेहरू जी ने चलाया उसका क्या उद्देश्य था? पहला था स्वतंत्रता और संप्रभुता का संरक्षण करना। जो भारत है पहले तो अंग्रेज़ों से आए थे बेचारे, लड़ झगड़ के इतनी मुश्किल से आज़ादी मिली और अब किसी के साथ मिल जाएँ, वापस से हम अपनी क्या खो देंगे? संप्रभुता खो देंगे। उपनिवेशवाद और नस्लवाद का विरोध करना था उसका उद्देश्य। विकासशील देशों का समर्थन, जैसे कि जो नए-नए देश आज़ाद हो रहे थे, जैसे अफ्रीका था, ऐसे देशों का समर्थन करना था और शांतिपूर्ण तरीके से सह-अस्तित्व की भावना के साथ रहना था। अब आज के समय में गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्यों प्रासंगिकता क्या है? अब क्या इम्पोर्टेंट है? गुट निरपेक्ष आंदोलन हो गया तो हो गया, हम अब क्यों पढ़ें उसको? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की वजह से ना, जो आपका वर्ल्ड था, वो 2 ध्रुवीय हो गया था। एक यूएस, एक यूएसएसआर। तो उसकी वजह से बहुध्रुवीय विश्व बना। वैश्विक चुनौतियाँ आईं, जैसे जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, ठीक है? सहयोग की आवश्यकता है आज। दक्षिण-दक्षिण सहयोग चला और अंतर्राष्ट्रीय न्याय। गुटनिरपेक्ष आंदोलन अंतर्राष्ट्रीय न्याय और समानता की वकालत करता है, जो आज महत्वपूर्ण है। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन आज भी विश्व शांति, सुरक्षा और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किस-किस चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? एक बार फिर से याद कर लेंगे, विश्व शांति, सुरक्षा और विकास में। सो स्टूडेंट, ये थे हमारे 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एमपीएससी 001 के जून 2024 के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके, अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, जिसके अंदर हम और किसी एग्जाम के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।